आप मीडिया से दूरी बनाकर क्यों रहते हैं, जबकि आप लोग आईएएस और पीसीएस की बात समाज में आना चाहिए। समाज के लिए आप लोगों की बात ही एक संदेश है और प्रेरणा है, तो आप मीडिया से दूरी बनाकर क्यों रहते हैं? नहीं, बहुत कम दिखते हैं मीडिया में। ऐसा कौन, मुझे नहीं लगता कि मैं कम देखता हूँ। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मीडिया के सभी लोगों से इस बातचीत वक्त करता हमारे साथ निर्भय नारायण सिंह है और ये एक आईएएस अधिकारी, रेलवे के एडीआरएम भी हैं और लगातार जनपद में जब आते हैं तो समाज सेवा में लगे रहते हैं। सबसे पहले तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके चैनल के लिए मेरी तरफ से शुभकामना है। आपके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़े और आपका चैनल का नाम हो। सर, आप जब आते हैं जनपद में लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं और किसी एक क्षेत्र में समाज सेवा कर रहे हैं। नहीं, मैं किसी एक क्षेत्र में समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ। ये लोगों की ऐसी धारणा है। जब कोरोना काल आया था और पूरे ज़िले में ऑक्सीजन की समस्या थी और हज़ारों लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे थे, उस समय हमने ऑक्सीजन मशीन भिजवाया, जिसको बलिया के पूरब जितने स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे आपका गांव भी है, उसमें रेवती भी है, आपका ग्राम पंचायत है, नगर पंचायत है, साहतवार, बेरुआर बारी, बांसटी, सोनबरसा, कोटवा, मुरली छपरा और सोनवानी, ये 8 स्वास्थ्य केंद्रों पे हमने ऑक्सीजन मशीन लगवाया। तो ये किसी क्षेत्र में नहीं है। एक सलेमपुर लोकसभा में पड़ता है, एक बलिया लोकसभा में पड़ता है, एक बैरिया विधानसभा, एक बांसटी विधानसभा है। ऐसा नहीं है कि हमारा लक्ष्य कोई क्षेत्र विशेष है। लक्ष्य ये है कि हमारे रिश्तेदार है आदरणीय उमाशंकर सिंह जी, जो पूर्व विधायक हैं, उनसे मेरी बात हुई और इस समस्या पे हम लोगों ने चर्चा किया कि कोरोना में ऑक्सीजन की समस्या है। तो उसमें हुआ कि बलिया के पश्चिम हम देख लेते हैं, भैया बलिया के पूरब आप देख लीजिए। तो ये बलिया के पूरब जितने स्वास्थ्य केंद्र थे वहाँ पे हमने ऑक्सीजन मशीन लगवाया। तो ये कहना कि हम किसी क्षेत्र विशेष में काम करें, मैं बलिया ज़िले के लिए काम करता हूँ। मेरे ऑफिस में कोई भी बलिया का नाम लेकर के आ जाता है तो मैं अपने क्षमता से बाहर जाकर के उसका सपोर्ट और सहयोग करता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं। सर, आपके घर से करीब ही सदर विधानसभा है, बांसडीह विधानसभा है, और लेकिन द्वाबा में ही आप हर घर में पेड़ बांटे हैं। लगातार बाढ़ क्षेत्र में आपने राहत सामग्री भिजवाया, मेडिकल किट भिजवाया, मतलब क्यों? देखिए, आपका कहना सही है। हमारी सारी रिश्तेदारियां और सारे परिचित लोग, दोस्त मित्र इस क्षेत्र में है। एक हिंदू सनातन परंपरा में है कि लड़कों की शादी अपने घर से पूरब दिशा में होता है। तो हम लोग इन गांवों में ज़्यादा फैमिलियर हैं। हर गांव में अपने रिश्तेदार हैं, अपने दोस्त मित्र हैं, अपने शुभचिंतक हैं। इसलिए हम लोग इन क्षेत्रों में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। बलिया हम लोग जाते हैं तो सातवार होते हुए, बांसडीह होते हुए हम लोग बलिया चले जाते हैं। आज तक मैं मनियर नहीं गया हूँ। तो जिस क्षेत्र से आपका परिचय होता है, उस क्षेत्र के लोगों को जानते हैं, वहाँ कोई भी सामाजिक सेवा करते हैं तो आपके 10 सहयोगी मिल जाते हैं। इस समय जहाँ समाज सेवा शराब और दारू से शुरू हो रहा है, वही आप पेड़ बांटकर, बच्चों को कापी किताब बांटकर, मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? देखिए, मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि हमारे ऑफिस में अगर 10 लोग आते हैं तो 9 लोग काम के लिए आते हैं कि भैया को नौकरी लगवा दो। तो मेरा ये मानना है कि हमारी ज़िले की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है शिक्षा का खराब स्तर। लेकिन सामान्य जनता से जब आप बात करते हैं तो लोग बोलते हैं कि का करी जी, नौकरी नहीं खेलागत, मतलब कि बेरोजगारी की समस्या को प्रमुख समस्या मान लेते हैं। तो हम जैसे प्रशासनिक अनुभव जो हमारा है, जो शिक्षा का हमारा अनुभव है, वो ये बताता है कि बेरोजगारी की समस्या उतनी नहीं है जितना शिक्षा का खराब स्तर। अगर शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। हमारे यहाँ जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, कुछ अपवाद को छोड़ दीजिए, कुछ शिक्षण संस्थान बहुत अच्छे भी कर रहे हैं। अधिकांश शिक्षण संस्थानों में बच्चों को सर्टिफिकेट बांटा जाता है। तो सर्टिफिकेट के आधार पे नौकरी नहीं मिलती है। आपको स्किल्ड होना पड़ेगा या विषय पे पकड़ होनी चाहिए। जब आप शहरों में जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न निजी क्षेत्र की कंपनी के लोग जो पूछते हैं वो कि कंप्यूटर चलाने आता है, इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स आती है, अर्थमेटिक्स जिसको बोलते हैं। तो हमारे बच्चे उसमें कमज़ोर हैं। तो मैं स्कूल, विद्यालय, कोचिंग संस्थानों में इसीलिए घूम रहा हूँ कि मैं बच्चों को बताऊं कि अगर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं तो आप हुनरमंद बनिए, और गैर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं तो कम से कम कंप्यूटर, इंग्लिश और अर्थमेटिक, अंक गणित में महारत हासिल करें। सर, तो अभी तक आपने क्या क्या किया शिक्षा को लेकर अपने क्षेत्र में?
अपने क्षेत्र में जितने भी विद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान हैं, लगभग सभी संस्थानों में जाकर के एक एक संस्थान में 1000, 1200, 1500 बच्चे होते हैं। उन सभी बच्चों को मैं यही बताता हूं कि हमने जो प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया और जिस तरीके की शिक्षा ग्रहण किया, और मैं गांव से एक किसान का बेटा होने के बावजूद भी देश का सबसे बड़ा परीक्षा जो यूपीएससी की परीक्षा होता है उसको पास किया। उन अपने अनुभव को मैं युवाओं के साथ साझा करना चाहता हूं, ताकि अगर उसमें से 10-20 बच्चे भी प्रेरित होकर के बड़े पदों पे जाएंगे तो अपने क्षेत्र का विकास होगा, उस गांव और उस परिवार का विकास होगा। जब शिक्षा की ही बात हो रही है सर, तो आप प्राथमिक विद्यालय को कैसे, किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये एकदम सत्य है कि जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें समाज के सबसे योग्य व्यक्ति का चयन होता है जी। तो शिक्षकों के गुणवत्ता के ऊपर मुझे कोई शक नहीं है जी। बाकी सब तो ग्राफ कैसे बच्चों का उठता ही नहीं हो, सबसे निचले स्तर पर चला जाता है? इसी मिथक को तोड़ने के लिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूं। लोगों के दिमाग में है कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने से बच्चे पढ़ लेते हैं, शहर में पढ़ाने से बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर, अहमदाबाद में पढ़ने वाला हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी है? नहीं है। तो पढ़ने वाला बच्चा प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी हो सकता है। नहीं पढ़ने वाले बच्चे को आप किसी भी कॉन्वेंट स्कूल या लंदन भी भेज देंगे तो नहीं पढ़ेगा। इस मिथक को तोड़ना है। समाज में ऐसी मान्यता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आप लगातार घूम रहे हैं सर, लगातार जब बलिया में आते हैं तो घूम रहे, कोई ऐसा प्राथमिक विद्यालय बताइए जिन बच्चों के अंदर टैलेंट हो, उस विद्यालय के बच्चों के अंदर। आप ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो इसी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा हूँ। आप तो पढ़े हैं, ठीक, मैं पढ़ा हूँ, मेरे भाई पढ़े हैं, मेरे भतीजा पढ़े हैं, सब। लेकिन आज का स्तर क्या है? मैं आज के स्तर के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि सरकारी विद्यालयों से पढ़ करके मेरे बहुत सारे परिचित इस समय यूपी सरकार में और केंद्र सरकार में अधिकारी हैं। पढ़ने वालों के लिए स्कूल, कोचिंग संस्थान या शहर बाधा नहीं है। मन में लगन, मैं शिक्षकों के ऊपर कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन लगातार सवाल उठता है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक कम, नेतागिरी ज्यादा कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरी संज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षक नेतागिरी करते हैं। शिक्षक भी समाज का हिस्सा है। समाज जैसा रहता है वैसा शिक्षक होता है, वैसे अधिकारी होते हैं, वैसे कर्मचारी होते हैं। शिक्षकों को टारगेट करना ठीक नहीं है। मैं शिक्षकों को टारगेट नहीं कर रहा हूं। इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ने के, जहाँ तक नौकरी पाने का सवाल है, जितना बड़ा रोल शिक्षक का है उतना ही बड़ा रोल छात्र का है, उतना ही बड़ा रोल अभिभावक का है। जब तक तीनों की सामंजस्य से, जब तक आप बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, तब तक कोई भी बच्चा पढ़ नहीं सकता। सिर्फ शिक्षक के पढ़ाने से बच्चा नहीं पढ़ता है। मान लीजिए कि शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप हमको एक चीज़ बताइए कि एक विद्यालय में, एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ते हैं कम से कम, तो क्या 50 बच्चे जो बहुत अच्छे टीचर हैं वो भी अपने क्लास में 50 बच्चों को बैठा कर पढ़ाते हैं जी? तो क्या सभी बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी होते हैं? नहीं होते हैं। उसमें से कुछ बच्चे होते हैं। वो कुछ बच्चे कौन से हैं? वो बच्चे हैं जिनके मन में लगन है, अनुशासन है, वो बच्चे हैं। तो उन बच्चों को जो है, मेरे कहने का मतलब है कि टीचर का रोल है, लेकिन छात्र का भी रोल है, और उससे बढ़कर अभिभावक का भी रोल है। जब तक तीनों लोग मिल करके प्रयास नहीं करेंगे, तब तक न शिक्षा का स्तर सुधरेगा और न हमारे क्षेत्र से बेरोजगारी की समस्या है। चलिए, ये तो हुआ। सर, आप लगातार दोआबा क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपकी नज़र में दोआबा क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं? देखिए, हमारे जो अगर कमियों की अगर प्राथमिकता के तौर पर गिनाएं तो हमारे सबसे बड़ी समस्या है कि शिक्षा का खराब स्तर, जिसके चलते हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी है। युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, रोजगार के अवसर बहुत कम है, जिससे इनके मन में एक निराशा पैदा हो रही है। और युवा हमारे देश का भविष्य होता है, और जब तक इनके अंदर ऊर्जा का संचार नहीं किया जाएगा और युवाओं में आत्मविश्वास नहीं पैदा किया जाएगा, तब तक किसी भी समाज या देश का भला नहीं हो सकता। तो मैं मानता हूं कि शिक्षा के खराब स्तर हमारी प्रमुख समस्या है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समस्या है, वो समस्याएं सरकार देखती है और हर सरकार प्रयास करती है कि अपनी जनता को बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
हाँ, जो समस्याएं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, मैं ये मानता हूँ कि जो भी राजनीतिक नेतृत्व करता है, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी राजनीतिक नेतृत्व करता है, समस्याओं के अस्थायी समाधान के लिए प्रयास करना चाहिए कि समस्याओं का अस्थायी समाधान की। जैसे बाढ़ की समस्या है, हमारे क्षेत्र में 2-2 नदियां हैं, बाढ़ की समस्या है। आप बताइए किसी तिरपाल और पूरी सब्जी बांट देने से बाढ़ की समस्या हल होगी? नहीं होगी हल। 2 ठोकर बनाते हैं, एक गांव बच जाता है, फिर अगले साल दूसरे जगह बाढ़ कटान की समस्या शुरू हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि प्रोफेशनल एजेंसी लगा करके इसका प्रॉपर सर्वे करा करके डीपीआर बना करके और इसके अस्थायी समाधान के लिए काम होना चाहिए। जब तक अस्थायी समाधान नहीं होगा तब तक हम हर साल तिरपाल और पूरी सब्जी बांटते रहेंगे, इससे समस्या हल नहीं होगा। रेलवे के आप इतने बड़े पद पर हैं सर, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? रेलवे में अगर युवा जाना चाहते हैं तो किस चीज़ की तैयारी करें? देखिए, रेलवे में हम किसी एक विभाग की बात नहीं कर रहे हैं, एक विभाग की बात नहीं कर रहे हैं। शिक्षा, हमने जो अपना 25 साल की सर्विस का अनुभव है, शिक्षा वो साधन है जो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। और हमारे ज़िले में सबसे खराब स्थिति है शिक्षा का स्तर। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा, आप बाहर जब जाएंगे तो आपके योग्यता के अनुरूप रोजगार नहीं मिलेंगे। बलिया से अगर 100 लोग बाहर काम करने जाते हैं तो 90 लोग मजदूरी कर रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा काम करते हैं। और जो सबसे दुखदाई है कि पहले पिताजी जाते हैं, फिर उनका बेटा जाता है, फिर उनकी उम्र 50-60 साल होती है, वो गाँव आते हैं, फिर उनका नाती जाता है, और ये दुष्चक्र चल रहा है। इसको तोड़ने की ज़रूरत है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं समस्याओं के अस्थायी समाधान में विश्वास करता हूं। और अस्थायी समाधान ये है कि शिक्षा के स्तर को सुधारिए, बच्चों को जागरूक करिए, अभिभावक को जागरूक करिए और टीचर को जागरूक करिए। अध्यापक जो हैं, देखिए, अध्यापक समाज के सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं जो दिशा निर्देश देते हैं, समाज को निर्माण में योगदान देते हैं। लेकिन उनको खाली ब्लेम कर देने से नहीं होगा। एक शिक्षक 50 बच्चों को पढ़ाता है, उसमें 2 बच्चा जो है डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी होता है। तो शिक्षक तो वही है, विद्यालय वही है। तो अगर एक अच्छा शिक्षक अगर एक क्लास में पढ़ाता है तो 2 ही बच्चा क्यों होता है? क्योंकि वो 2 बच्चे वो लोग होते हैं जिनके मन में लगन है, अनुशासन है, समय का प्रबंधन आता है। तो मेरा मानना है कि शिक्षक को ब्लेम कर देने से नहीं होगा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो शिक्षक, छात्र और अभिभावक तीनों का रोल है। तीनों जब तक सही तरीके से रोल अदा नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ रोजगार की समस्या रहेगी, और इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना। आप तो समाज सेवी हैं और रेलवे में बड़े पद पर हैं। मान लीजिए अगर आपके हाथ में सत्ता आ जाए, सपोज दैट, तो आप कैसे सुधारेंगे शिक्षा के स्तर को? देखिए, हम काल्पनिक प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं। अगर इसको हम दूसरे तरीके से आपको मैं समझाता हूँ। शिक्षा की तो हम लोग काफ़ी बात की, अब स्वास्थ्य की बात करिए। जिले में हमारे जितने अस्पताल हैं, सभी अस्पतालों में सरकार की तरफ से डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, और जो अन्य पैरामेडिक्स होते हैं उनको नियुक्ति दी गई है। लेकिन तब भी हमारे यहाँ कोई गंभीर बीमारी होती है, कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है, तुरंत मऊ और बनारस रेफर किया जाता है और अधिकांश लोग रास्ते में गुजर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को देखना चाहिए, या हम सबको देखना चाहिए, सरकार के पार्ट सभी लोग हैं क्योंकि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, कि डॉक्टर की नियुक्ति जब स्वास्थ्य केंद्रों पे होती है तो डॉक्टर समय से वहाँ उपस्थित क्यों नहीं रहते हैं। उसका मुख्य कारण है कि हर आदमी चाहता है कि हम बड़े शहर में रहें, तो डॉक्टर भी समाज के हिस्सा है। तो हम लोगों को पॉलिसी बनाना होगा। जैसे अध्यापक है, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं हो सकती, तो अध्यापक प्रयास भी नहीं करते क्योंकि सरकार ने पॉलिसी बना दिया कि इनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। उसी तरीके से एक बार जब पब्लिक सर्विस कमीशन से डॉक्टरों की नियुक्ति होती है, उसी समय ये नियम बना दिया जाए कि भाई जो भी डॉक्टर की नौकरी करेगा उसको प्रथम 5 साल स्वास्थ्य केंद्र पे नौकरी करना है, अगले 5 साल तहसील स्तर पे ना काम करना है, उसके अगले साल जिला स्तर पे काम करना है। 15 साल की नौकरी करने के बाद आप महानगर में जाएंगे। तो अगर हम ऐसी नीति निर्धारण कर दें तो डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो चाहे कोटवा स्वास्थ्य केंद्र पे काम करे या सोनवानी स्वास्थ्य केंद्र पर काम करे या किसी दूसरे जिले के किसी स्वास्थ्य केंद्र पे काम करे, लेकिन उनको काम करना है स्वास्थ्य केंद्र पे।
तो समस्याओं के अस्थायी समाधान ये है कि हम नीति निर्धारण ऐसा करें कि डॉक्टरों का ट्रांसफ़र किसी बड़े शहर में नहीं हो सकता है। अगर इस टाइप का प्रतिबंध लगा देंगे तो डॉक्टर कहीं नहीं जाएंगे, किसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के चक्कर में नहीं रहेंगे, जहां उनकी नियुक्ति होगी वहां पर रहेंगे, जब रहेंगे तो काम करेंगे। जनपद में लगातार आपकी बहुत चर्चा है, लेकिन आप मीडिया से दूरी बनाकर क्यों रहते हैं, जबकि आप लोग आईएएस और पीसीएस की बात समाज में आना चाहिए, समाज के लिए आप लोगों की बात ही एक संदेश है और प्रेरणा है, तो आप मीडिया से दूरी बनाकर क्यों रहते हैं? बहुत कम दिखते हैं मीडिया में। ऐसा कौन, मुझे नहीं लगता कि मैं कम देखता हूँ। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मीडिया के सभी लोगों से बातचीत करता हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ। और हमारा लक्ष्य, ऐसे जितने समाजसेवी लोग हैं जब घर से निकलते हैं तो पहले ही मीडिया लोगों को बुला लेते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है। हम लक्ष्य हमारा है कि मैं समाज में रहता हूँ, कुछ पाने के लिए नहीं रहता हूँ। मुझे क्या पाना है? मेरे पास भारत सरकार का एक बड़ा पद है और 10 साल मेरी अभी नौकरी है और मेरे पास सरकार द्वारा उपलब्ध कराया हर संसाधन है। मेरा जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि मैं कहीं समाज सेवा करके कहीं राजनीतिक क्षेत्र में जाऊंगा, कोई पद मिल जाएगा तो मेरे पास गाड़ी हो जाएगा, मेरे पास बंगला हो जाएगा। ऐसा लक्ष्य नहीं है। मैं क्षेत्र में कुछ पाने के लिए नहीं घूम रहा हूँ। मुझे क्या पाना है? मेरे पास तो भगवान के आशीर्वाद से, पूर्वजों के आशीर्वाद से सब कुछ है। लेकिन लक्ष्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास सब कुछ है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि अगर भगवान ने आपको मानव जीवन दिया है, मानव तन दिया है, तो समाज को भी आप दीजिए। तो मैं देने के लिए क्षेत्र में घूमता हूँ। युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार से, किसान परिवार से अगर आप संबंध है आपका, तो मान के चलिए कि कोई फरिश्ता, कोई भगवान आपका भाग्य परिवर्तन करने नहीं आएगा। आपको खुद अपना भाग्य का परिवर्तन करना है और उसमें जो सबसे बड़ा साधन है वो शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से ही आपका भाग्य परिवर्तन होना है। पढ़ने की उम्र जो 15 से 25 गंभीर पढ़ाई की उम्र होती है, उसमें आप अच्छे से पढ़िए और अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप असफल हो गए तो हमारे घर परिवार, हमारे गार्जियन के पास 10-20 लाख रुपया नहीं है कि आपको बिजनेस व्यापार करा दिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पास शिक्षा ही वो साधन है जो हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे क्षेत्र के भाग्य को परिवर्तित करेगा। इसलिए मैं बार बार शिक्षा की बात करता हूँ। आज के समय में हम लोग मजदूर सप्लाई का केंद्र बने हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारा जिला डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी सप्लाई का केंद्र बने और उसके लिए हर जागरूक, हर शिक्षित, जागरूक और सक्षम लोगों को समाज के बीच जाना पड़ेगा और सब कुछ जगाना पड़ेगा। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आपने हर घर में पेड़ बांटा था। आपने कितना पेड़ बांटे थे सर? अभी तक हम लोगों ने 30 गांव में वृक्षारोपण किए हैं और वृक्षारोपण तो सरकार भी करती है, लेकिन हम लोग फलदार पेड़ लगाते हैं, फल देने वाला पेड़ लगाते हैं और 30 गाँव में हम लोगों ने वृक्षारोपण किए हैं। आज भी शाम को हम लोग शोभा छपरा में जा रहे हैं, वहाँ आज हर घर में वृक्ष देकर वृक्षारोपण करवाते हैं जी। उसका लक्ष्य ये है कि हम लोग गांव में जाते हैं, लोग बोलते हैं कि भैया बंदर बहुत हो गए हैं। तो भाई बंदर भी इसी प्रकृति के हिस्सा है, उनको भी खाने को अगर फल कंद मूल मिलेगा तो गांव में क्यों रहेंगे? आज से 25-30 साल पहले कोई बंदर गांव में नहीं रहता था, लेकिन आज बंदर गांव में रह रहे हैं, इसलिए कि उनको खाने के लिए कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कंद मूल, फल फूल पर निर्भर हैं। तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए फलदार पेड़ लगाना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात कि हर घर पे अगर एक फलदार पेड़ होगा तो उसके गृह स्वामी को भी खाने को मिलेगा और कुछ सरप्लस अगर फल बच गया तो उस गांव में, अगर मान लीजिए किसी गांव में 200 आंवला का पेड़ है तो आंवला का पेड़ आपने जितना खाना है खा लिया, जो बच गया कोई व्यापारी आएगा तो उस गांव से एक पिकअप आंवला खरीद कर लेकर जा सकता है। तो बहुत सारे, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसका भी लक्ष्य हमारा शिक्षा ही है। हम पेड़ वृक्षारोपण के माध्यम से अभिभावकों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, उनमें भी शिक्षा की अलग जगाते हैं कि जितना बड़ा रोल अध्यापक का है उतना ही बड़ा रोल छात्र का है और उतना ही बड़ा रोल अभिभावक का भी है। तो अध्यापक, अभिभावक और छात्र, जब तक ये 3 तिगड़ी मिल करके प्रयास नहीं करेगी तब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा। जो युवा ग्राम प्रधान लोग हैं उनको आप क्या संदेश देंगे कि जिससे शिक्षा का स्तर सुधर जाए, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा का स्तर सुधरे? देखिए, युवा जो ग्राम प्रधान हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं। मेरा ये
ऐसी चीज़ें हैं कि जिसका प्रयोग करेंगे, अगर आपकी नीयत साफ है और आप तकनीक का प्रयोग करेंगे तो गांव में सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका फ़ायदा उठा करके गांव का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। तो युवा जोश जो है वो मैं देखता हूं कि बहुत ही सकारात्मक है। कल मैं था बिशनपुरा में, अर्जुन चौहान जी वहाँ के प्रधान हैं, उनके ग्राम पंचायत को देख करके मुझे लगा कि देश में ऐसे बहुत विरले ग्राम पंचायत होंगे और वो युवा हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अपने गांव को जो है प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। युवा प्रधान अगर चाहेंगे शिक्षा का स्तर सुधारना तो कैसे सुधारेंगे? जागरूकता ला करके सुधारा जा सकता है। देखिए, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास कोई दूसरे साधन नहीं है जिससे हम बच्चों का भविष्य बना पाए। हम लोग, हमारे ज़िले में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, कोई ऐसा काश्तकार नहीं है जिसके पास 50 बीघा, 60 बीघा, 100 बीघा खेती है, नहीं है। 10 बीघा, 5 बीघा वाला खेती है। तो खेती से कुछ होना नहीं है। तो खेती से जब नहीं होना है और हमारे यहाँ उद्योग है नहीं, तो हमारे पास उपाय क्या है? तो उपाय वही है कि शिक्षा का स्तर हम सुधारेंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे। जब अच्छी नौकरी पाएंगे तो ऑटोमेटिक गांव और समाज का विकास होगा।